इसराइल अगर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाता है तो हम देखते हैं कि अहले तशी का एक बड़ा तबका तकरीबन 20-21% तो पाकिस्तान में भी बसते हैं। तो उनका क्या ओवरऑल रिएक्शन हो सकता है इस पर? ईरान ने जंग के 8वें रोज़ भी जवाबी हमले जारी रखते हुए जनूबी इसराइल के शहर बेरशेबा समेत कई इलाकों में मिसाइल बरसाए। फौजी और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, अस्करी तनसीबात, हाइफा और तेल अवीव में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया, जिससे सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गई हैं। इसराइली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान ने हालिया हमलों में क्लस्टर बम वॉर हेड्स इस्तेमाल किए, जो वसी पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत भी रखते हैं। इसराइल ने तेहरान पर हमलों में 60 तैयारों के जरिए 120 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइली अहदाफ में मिसाइल फैक्ट्रियां भी शामिल थीं। जंग के बढ़ते दायरे और अमरीकी शमूलियत के खदशे ने मशरिक़ वस्ता को खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। सदर ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा करते हुए वाज़ेह किया है कि फैसला जल्द होगा। दूसरी तरफ ईरान भी खबरदार कर चुका है कि किसी तीसरे मुल्क का हमला संगीन नताइज का बाइस बनेगा। फिलहाल अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में 40 से 50 हज़ार एहलकार तैनात हैं, जिनमें से 10 हज़ार सिर्फ कतर के अल अदीर एयरबेस में मौजूद हैं, जो अमरीकी कार्रवाइयों का अहम मरकज है। तीसरी जंग अज़ीम के बढ़ते खदशे के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज जनीवा में हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतरेस ने खबरदार किया है कि ये तनाज़ा बैनुल अक़वामी तसादुम में तब्दील हो सकता है, जबकि उधर चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि जी मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल पर गहरी तशवीश है, इसके साथ साथ इसराइल के ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और फौरी जंगबंदी का मुतालिबा किया जा रहा है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, एफर्ट्स भी शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद अरबी साहब ने। अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। सलामती कौंसिल का आज इजलास भी है और उसके बाद हम देख रहे हैं कल OIC का इजलास भी तलब किया गया है और उसमें इस कॉन्फ्लिक्ट पर बात होगी। आपको लगता है संजीदा एफर्ट्स शुरू हो चुकी हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए या कम से कम जंगबंदी करवाने के लिए? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो आजकल की जो रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, या जो जंगों के दरमियान में होने वाली डिप्लोमेसी है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है आपके इंटरेस्ट पे। इसमें आपके इमोशंस, आपके जज्बात, एहसासात वो इतना मैटर नहीं कर रहे होते। एक चीज़ जिसके अराउंड ये घूम रही होती है वो आपके इंटरेस्ट होते हैं। आपको इसमें मुल्कों की बात कर रहा हूं कि किसी मुल्क को इस जंग में शामिल होने का क्या फायदा है, ना शामिल होने का क्या नुकसान है, और अगर वो शामिल होता है तो उसके बाद उसको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट होते हैं कौमों के, जो डिसाइड करती हैं कि जंग का फ्यूचर क्या हो। जहां तक ये अमेरिका की आपने बात की, अमेरिका के अंदर आप ये देखें कि इस जंग के अंदर जो ईरान और इसराइल में दो एंटिटी, एक ईरान है, एक इसराइल है। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने रिटेलिएशन की। लेकिन जब हमला किया उसके बाद से इसराइल का फोकस इस बात पे है कि वो अमेरिका को इस जंग के अंदर इन्वॉल्व करे। अब अमेरिका आज तक पिछले 70 सालों से, जब से इन्होंने कब्जा किया है, ये ज़ायनिस्ट ने फलस्तीनियों की जमीन के ऊपर, तब से अब तक इन्होंने बेतहाशा जंगें लड़ी। लेकिन एक जंग भी इसराइल ने ऐसी नहीं लड़ी कि जिसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। अमेरिका के बगैर इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी। जंग जीतना दूर की बात है, ये जंग लड़ते भी नहीं है अमेरिका के बगैर। लेकिन इस दफा अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और जो दुनिया के हालात हैं वो तब्दील हो चुके हैं। पिछले 70 साल तो अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड की सोल सुपर पावर था। अब अमेरिका की मुकाबले पे काउंटर बैलेंस करने के लिए और सुपर पावर्स भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जो हम कहते हैं कि दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गई। और अमेरिका के अंदर आपको एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी नजर आ रहा है। अमेरिका आपसे 10 साल पहले जो था अभी वो नहीं है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसकी सारी कैंपेन इस बात के ऊपर बेस करती थी, विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हम बाहर की जंगों से अमेरिका को निकालेंगे। तो जब और पॉपुलर लीडर हमेशा अपने पॉलिटिकल रिटोरिक की हिफाजत करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल रिटोरिक ये था कि हम बाहर की जंगों में नहीं शामिल होंगे, हम अमन करेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट ये है, एक तो अगर इस जंग के अंदर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस बन जाएगी। यहां तक कि टेड क्रूज की जो परसों की पॉडकास्ट टकर कार्लसन के साथ वायरल हो रही है,
उसमें भी जो एपेक का एक सबसे बड़ा सपोर्टर है अमेरिका इसराइल रिलेशंस का, उसने भी ये कहा है कि अमेरिका को इंटरवेंशन से गुरेज करना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर अमेरिका इंटरफेयर करता है इस जंग के अंदर, तो ये जंग क्योंकि पहले ईरान और इसराइल के दरमियान में थी, अगर अमेरिका इंटरफेयर करता है तो फिर ये फैलकर इसमें चाइना भी इंटरफेयर करेगा दूसरी साइड से, और फिर रशिया भी इंटरफेयर करेगा। आपने देखा कि ईरान और इसराइल आपस में एक दूसरे को बातें कर रहे थे जब ये जंग हो रही थी, सारी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ दे रहे थे, लेकिन द मोमेंट अमेरिका ने कहा इंटरफेयर करना शुरू किया इस जंग के अंदर, तो उसी वक्त आपने देखा शी जिनपिंग की तरफ से एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट आया कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। सो ये अहमद साहब, सारे ये तो बात चीजें, ठीक ये हो गई। सारे आपने फैक्ट, बता दिया कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका के लिए भी क्या क्या परेशानियां होंगी और कौन कौन सी दूसरी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी। ईरान के लिए फिर क्या ऑप्शन होगी? ईरान ने भी वाज़ेह तौर पर तो कह दिया अगर तीसरा मुल्क कोई ऐड होता है तो फिर संगीन नताइज होंगे, तो उसके बाद फिर ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? और ईरान आपको लगता है कि मुज़ाकरात की तरफ जाएगा? देखिए बात यह है, ईरान तो पहले भी मुज़ाकरात कर ही रहा था। जी। जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो अमेरिका के मीडिएटेड टॉक्स तो चल रहे थे। तो बात यह है कि वो टॉक्स के दरमियान में इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उन टॉक्स को जो इंसान लीड कर रहा था उसको शहीद कर दिया। और अब अगर दोबारा से वापस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसराइल और अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव, स्पेशली इसराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में नाकाम रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात तो जंग से पहले भी हो रहे थे। उसी स्टेज के ऊपर अगर ये वापस लेके आ रहे हैं ईरान, तो मेरा ख्याल है कि पहले भी ईरान अग्रीड था मुज़ाकरात के ऊपर ईरान को, अब भी आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी अगर ये संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करना चाहें तो। अच्छा, लेकिन अहमद साहब अगर देखा जाए तो अगर ये जंग जारी रहती है और ख़ास तौर पर इसराइल अगर आयतुल्लाह ख़ामनाई को निशाना बनाता है, तो हम देखते हैं कि अहले तशी का एक बड़ा तबका तकरीबन 20-21% तो पाकिस्तान में भी बसते हैं, तो उनका क्या ओवरऑल रिएक्शन हो सकता है इस पर? जी देखिए, बात यह है कि पूरी मुसलमान दुनिया को जो नुकसान इसराइल ने पहुंचाया है, पूरी मुसलमान दुनिया इससे वाकिफ है। पूरी मुसलमान दुनिया के अंदर जो इस वक्त जंग हो रही है उसके खिलाफ एक सेंटिमेंट है। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का मिडल ईस्ट के अंदर कत्लेआम हो, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, स्पेशली जो गाजा के मुसलमानों पे हो रहा है, उस पर पूरी मुसलमान दुनिया जो है वो कर्ब का शिकार है। लेकिन इसराइल का जो आप कहते हैं कि जो टारगेट है, वो उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लाइन रखा, वो इसी वजह से क्योंकि उनका मेन मकसद रजीम चेंज है, और रजीम चेंज करके वो यहाँ पे रजा पहलवी को लेके आना चाहते हैं। और टारगेट वो उनके अपना माइंडसेट ये है कि अगर वो जो आयतुल्ला खामनाई उनको अगर शहीद कर देते हैं तो यहाँ पे ईरान के अंदर इनके पपेट को लाके इंस्टॉल करना आसान होगा। तो लिहाजा अब इस वक्त अगर आप डायरेक्टली मेरे से ये सवाल करें, जो आपने अहले तशी एलिमेंट की बात की, तो मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि अब जो मुसलमान दुनिया है, वो इकबाल का शेर है, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, कि मगरिब की तरफ से जो तूफान आया उसने मुसलमान को इकट्ठा कर दिया, मुसलमानों के अंदर का डिवाइड खत्म कर दिया, मुसलमानों के अंदर का सेक्टेरियन एथनिक लिंग्विस्टिक डिवाइड खत्म कर दिया। और अभी जो एज एन इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट मुझे जो डायनामिक्स नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के या मुस्लिम वर्ल्ड के, तो आई थिंक सेक्टेरियन जो लेंस बहुत, ये जब इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो मेरा ख्याल था उसी वक्त सेक्टेरियन लेंस उम्मत ने उतार दिया था। और कौमें, क्योंकि पता था सबको कि ईरान के ऊपर हमले के बाद बारी बाकी मुल्कों की आएगी, कि जिसमें ग्रेटर इसराइल के नक्शे जाते हैं, सऊदी अरब की बारी आएगी, इजिप्ट की आएगी, यूएई की आएगी, लीबिया की आएगी। तो इट्स नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक सेक्ट, ये अब उम्मत का मसला है, तो पूरी उम्मत मिलके इसको अहमद साहब बिल्कुल हैंडल दुरुस्त आपने करेगी। फरमाया, और बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि ये उम्मत का मसला है और फिरका वारियत की बुनियाद पर जो मुस्लिम उम्मा को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद होती हुई नजर आ रही है। अहमद साहब, आपकी जानिब भी आऊंगी, कहिएगा आपको अब लगता है कि OIC, अक़वाम मुत्तहिदा ये जंग रुकवा सकते हैं? जी देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जंग जो है रुकनी है कि आगे बढ़नी है, इसका फैसला ईरान ने करना है, इसका फैसला इसराइल ने करना है। ये मुमालिक, और ये किस बेस के ऊपर फैसला करेंगे? डिटरेंस के बेस के ऊपर। अगर ईरान कामयाब हो जाता है इसराइल को डिटर करने में, इसराइल की वीकनेसेस को टारगेट करने में, या इसराइल को ऐसे लगता है कि देखिए हमारे पास क्लियर कट एग्जांपल पाकिस्तानी होने के नाते, पहलगाम के बाद जो इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का इन्होंने किया, उसके बाद जो इंडिया की रिटेलिएशन थी, जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब देके इंडिया को डिटर किया, तो उसके बाद ही वो जंग रुकी।
सो ये हार्ड पावर का दौर है। इसमें ईरान को इसराइल को डिटर करने में अगर कामयाब होता है तो फिर जंग रुकेगी, लेकिन उसके जो ऑप्टिक्स हैं आपको ऐसे ही नजर आएंगे कि ओआईसी ने रोल प्ले किया, यूएनओ ने रोल प्ले किया, अमेरिका ने किया, चाइना ने किया, रशिया ने किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर कर रही होती है वो ईरान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है इसराइल को डिटर करने के लिए। वो डिसाइड करेगी कि जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊं, ये जंग अगर रुक जाती है तो किसका फायदा है, और अगर ये लिंगर ऑन होती है, ये आगे बढ़ जाती है या कुछ दिन मजीद चलती है, कुछ हफ्ते मजीद चलती है, तो उसका किसको नुकसान होगा? देखें, इसमें आगे आगे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम वेस्ट के ऊपर आप सारा देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, उनके न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, कि ईरान का जो मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है उसमें कमी आ गई है बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ आपको कोई ये नहीं बता रहा कि इसराइल का जो आयरन डोम का मिसाइल सिस्टम है उसके अंदर वो अपने तारीख के लोएस्ट स्टेप के ऊपर है, उसमें भी कमी आ गई है। सो दोनों तरफ जो ममालिक हैं वो ज्यादा लंबी अरसे के लिए चलने वाली जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रोलॉन्ग्ड प्रोट्रैक्टेड वॉर दोनों के फायदे में नहीं है। और इस वजह से इट इज हाईली लाइकली कि कुछ ऑप्टिकल स्कर्मिशेस के बाद दोनों पार्टीज कुछ फेस सेविंग के बाद कोशिश करेंगी कि इस स्टेटस को जो भी है उसी को मेंटेन किया जाए। अच्छा, लेकिन क्योंकि आमिर साहब, सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, ठीक। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इसराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करवा सकता है अमेरिकन बेसिस के ऊपर जो कि मिडल ईस्ट के अंदर है। तो ये जंग भड़क भी सकती है, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग, अभी इस जंग के मजीद फैलने के चांसेस कम हैं। इस बात आपके के ख्याल में? चांसेस ज्यादा हैं कि ठीक कुछ है। ऑप्टिकल स्कर्मिशेस के ठीक है, बाद जंग के फैलने स्टेटस के को इस चांसेस वक्त आपके मिडल ख्याल ईस्ट के अंदर है। में कम है।